हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई दो अपोजिट चार्ज, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा है एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपने जो दोनों चार्ज लिए हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर एक चार्ज अपना प्लस क्यू है तो दूसरा अपना माइनस क्यू होना चाहिए। यदि एक अपना प्लस टू क्यू है तो दूसरा अपना माइनस टू क्यू होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है? हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है अपना क्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2a के बराबर होती है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश से जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी तरफ होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू टू ए। और यहाँ पर हमारा जो ए यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, एग्जाम में हमसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा कोई भी पॉइंट है वो यहाँ मौजूद हो, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सियल डायरेक्शन में हो। दूसरा हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो पॉइंट है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहाँ जो बनने वाला जो एंगल है वो अपना 90 डिग्री हो। और दोस्तों, थर्ड कंडीशन हमारी हो सकती है कि हमारा जो पॉइंट पी है वो किसी भी एक रैंडम पोजीशन के ऊपर उपस्थित हो, यानी कि यहाँ पर रखा हो। तो उस कंडीशन में हमारे इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो वन बाय वन हम तीनों कंडीशनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मान लीजिए हमारा कोई एक पॉइंट पी है जिसकी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो दूरी है वो है अपनी, मान लेते हैं आर है। ठीक है। अब इस पॉइंट पी के ऊपर हमारे इन दोनों आवेशों के कारण जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई हमारा जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी आवेश के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है। आप कहेंगे के क्यू अपॉन एक्स के बराबर होता है, जहाँ एक्स हमारे इस आवेश से इस पॉइंट पी की दूरी है ना। और ये दूरी किसके बराबर होगी। तो दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके सेंटर से ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर होगी। आप कहेंगे ए के बराबर होगी, है ना। तो इस प्लस क्यू चार्ज से हमारा जो पॉइंट पी है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो बराबर आएगी अपनी ए प्लस आर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर लगेगा। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन आएगी अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं हमारे इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू और दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे भाई ये वाली जो दूरी है वो है अपनी ए, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो किसके बराबर होगी। आप कहेंगे आर माइनस ए के बराबर होगी। तो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा अपना के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर। और इसकी डायरेक्शन है हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसी कारण मैं इसको माइनस आई कैप से दिखा देता हूँ। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे हमारे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस नेगेटिव चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि हमारा जो के क्यू है वो दोनों में कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और बाहर आ जाएगा अपना आई के। अब इसे आगे और सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा, यहाँ आ गया के क्यू और नीचे हम ले लेते हैं कॉमन जो आता है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, साथ में आएगा अपना आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ अपना आई कैप आ गया और यहाँ क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो अपना आएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है। फिर बीच में अपना आएगा माइनस साइन और इधर अपना आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में आएगा 2ar। ठीक है। अब यहाँ जो करता है उसको हम काटते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी के क्यू और नीचे अपने पास आ जाएगा
आर प्लस ए का होल स्क्वायर, साथ में अपना आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा अपना आई कैप। तो यहाँ अपना देखिए क्या आएगा, -4ar के बराबर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर अपना r प्लस ए और r माइनस ए, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आगे पास में क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी। अब अगर इनका ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर कर दें, है ना, तो यहाँ पर आप इनका फिर से स्क्वायर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अपनी वैल्यू आ जाएगी -KQ4AR और नीचे अपना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आएगा अपना आई कैप। दोस्तों यहाँ हमारे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2a है इस r की तुलना में बहुत छोटी है, यानी कि r है वो बहुत बड़ा है इस a की तुलना में। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो a अपॉन r है उसकी वैल्यू लगभग लगभग इसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, है ना। तो इसी का हम यहाँ यूज करते हैं। तो हमारा जो e वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे ये बराबर आ जाएगा -KQ4AR अपॉन, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर की पावर 4 आ जाएगा, एंड ब्रैकेट में अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आएगा अपना आई कैप। अब यहाँ से हम ए अपॉन आर की वैल्यू लगभग 0 के बराबर रखते हैं, तो अपना आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी -KQ4AR अपॉन आर की पावर 4, साथ में अपना आएगा आई कैप। ठीक है, अब देखिए जो करता है उसको हम काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना ये स्मॉल r यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, r क्यूब बचेगा। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब और साथ में आएगा अपना आई कैप। अब दोस्तों जरा समझते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगेगा, है ना। जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉइंट P के ज़्यादा नज़दीक है, इस कारण से हमारा जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो उसी कारण से जो हमारा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब बात करें हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन के लिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन हमने पढ़ा है, इसकी डायरेक्शन हमेशा रहती है नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, यानी कि -q से +q की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर P माइनस आई कैप है, ये क्या शो कर रहा है, हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2kp अपॉन आर क्यूब और यहाँ p के ऊपर वेक्टर साइन के साथ इसको शो कीजिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ इसी पर। अगर दोस्तों हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो राइट साइड में हो एंड हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट साइड में हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पॉइंट P के ज़्यादा नज़दीक है, इसके कंपेरिजन में हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके कंपेरिजन में। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर बात करें हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है हमारी -q चार्ज से +q चार्ज की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो इस कंडीशन में भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस कंडीशन में आप जो P वेक्टर दिखाएंगे वो किसके बराबर होगा, P आई कैप के बराबर होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप दिखाएंगे E वेक्टर इक्वल्स टू E नोड आई कैप के बराबर। आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारा पॉइंट इक्वेटर लाइन पर मौजूद हो तो उस कंडीशन में हमारे इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमारे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी हमारी E प्लस इक्वल्स टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और x क्या है, हमारे इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी है, और इस x की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये वाली है x, ये है r और ये वाली दूरी है a। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे x हमारा बराबर होगा √a² प्लस r² के बराबर।
है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा अपना के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार से हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी ई माइनस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो ये तो बात हुई हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट तैयार करते हैं। और कंपोनेंट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ एंगल कितना बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ बनने वाला जो एंगल है वो है थीटा, तो यहाँ भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो अब इनके कंपोनेंट तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट तो बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई कोस थीटा के बराबर होगी। और एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई साइन थीटा के बराबर। इसी प्रकार से हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इधर वाली तरफ भी जो एंगल बनेगा वो थीटा ही होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो एक कंपोनेंट जो इधर वाली तरफ बनेगा उसकी वैल्यू बराबर आएगी अपनी ई कोस थीटा के बराबर, और जो नीचे की तरफ कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू आएगी अपनी ई साइन थीटा के बराबर। अब आप क्या देख रहे हैं कि वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, यानी कि दोनों ई साइन थीटा के बराबर है, जबकि इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसके कारण क्या होगा, वाई डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी जो नेट वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 2e कोस थीटा के बराबर होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहीं हमें इस एंगल थीटा की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हमें इस कोस थीटा को खत्म करना पड़ेगा ना। तो इस कोस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो फिर से इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में हमारा जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कोस थीटा बराबर है अपना a अपॉन एक्स के बराबर है, यानी कि कोस थीटा हमारा बराबर है a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू अपनी यही है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो आपके पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा, देखिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बराबर आ जाएगा 2। अब ई की वैल्यू रखते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा की वैल्यू रखिए, कोस थीटा की वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे 2k/q अपॉन नीचे आ जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो आर है उसकी वैल्यू ए की तुलना में बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ए अपॉन आर है ये लगभग 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ यूज करते हैं, तो आप कहेंगे हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, 2k/q अपॉन, अब यहाँ से अपना आर स्क्वायर है उसको बाहर लेकर आएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, r³ आ गया, और यहाँ पर अपना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोस्तों अपना ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी ना। तो हमारा जो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे भाई नीचे तो अपना आ गया r³ और ऊपर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर अपना 2qa ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना q2a के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर मैं इसको p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको वेक्टर फॉर्म में और रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारी डायरेक्शन क्या है। तो हम जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है हमारा -q से +q की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। अगर हम ये वाली जो डायरेक्शन है वो अपनी +x डायरेक्शन मानते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो अपनी क्या है, -x डायरेक्शन है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि +x डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड है ना। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हमारा जो ई वेक्टर है वो बराबर होगा -kp वेक्टर अपॉन r³ के बराबर। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। दोस्तों हमारी जो अगली कंडीशन है उसमें हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो आप कहेंगे भाई हमारी जो डायरेक्शन होगी वो -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होने वाली है।
तो हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसके कंपोनेंट तैयार करने हैं। तो एक कंपोनेंट हमारा बनकर आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट हमारा बनकर आएगा इस तरफ। और इन कंपोनेंट्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे इधर जो कंपोनेंट बराबर आएगा वो अपना होगा P cos थीटा के बराबर, और इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो अपने पास बनेगा P sin थीटा के बराबर। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक तो हमारा है P cos थीटा और एक हमारा है P sin थीटा, जिनकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है? हमारा जो P cos थीटा है उसकी डायरेक्शन हमारा इस पॉइंट P की तरफ है, जबकि हमारा P sin थीटा है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ। तो दोस्तों इन दोनों कंपोनेंट को अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारा जो ये सिस्टम है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। अब ये प्रॉब्लम आपको देखने में बिल्कुल आसान लग रही होगी। हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सिस पर स्थित कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और दोस्तों जो सेकंड कंडीशन है वो हमें बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा हमारे किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले केस के साथ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फाइंड की, इसकी वैल्यू बराबर होती है हमारी 2kp/r³ के बराबर, है ना। और यहाँ पर हमारा जो P है, P की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहेंगे P की वैल्यू हमारी बराबर है P cos थीटा के बराबर, तो यहाँ साथ में हम cos थीटा भी लगा देते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा कि हमारा जो इक्वेटर पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है हमारी kp/r³ के बराबर, है ना। और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उन दोनों की डायरेक्शन है वो अलग अलग है ना। तो आप क्या कहेंगे kp/r³। अब यहाँ पर अपना आ रहा है साथ में क्या, साइन थीटा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ साइन थीटा लगा देते हैं। अब दोस्तों जरा इनके डायरेक्शन और समझ लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हमारा इस डायरेक्शन में। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन अपनी है इस तरफ, है ना। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे इस तरफ लगेगा। अब दोस्तों इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अपने इस डायग्राम में दिखाएं, जो मेन अपना डायग्राम है, तो किस तरफ होगा? आप कहेंगे भाई एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? 2kp/r³ cos थीटा के बराबर होगी। और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हमारी बराबर होगी kp/r³ sin थीटा के बराबर। पर दोस्तों हमें तो फाइंड करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो मान लेते हैं ये है हमारा E1 और ये हमारा E2। तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर किसके होगा? √E1² प्लस E2² के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा जो kp/r³ है ये तो दोनों में कॉमन आकर बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा? आप कहेंगे sin² थीटा प्लस, अब 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास 4 cos² थीटा, जिसको आगे और सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए अपना जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ बचेगा 1 + 3 cos² थीटा, जो कि हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर दोस्तों इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट P है वो कहाँ मौजूद होगा? आप कहेंगे हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ मौजूद होगा, है ना। तो थीटा = 0 कीजिएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? kp/r³, और यहाँ अंडरूट्स में अपने वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगी, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये बराबर आ जाएगी 2kp/r³। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इसी प्रकार से अगर हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद होगा, है ना। और हम सभी जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास में क्या आएगा? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी kp/r³ के बराबर, जो कि हमारे इक्वेटर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर है। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद ना रखकर इस जनरल एक फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। आई होप दोस्तों आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।